तो आज इजलास हुआ इस्लामी नजरियाती काउंसिल का और उसमें एजेंडे से हटकर बात हुई हुकूक निस्वा बिल जो कि पंजाब में पास हुआ है और उसे जिस तरह से उसके ऊपर कमेंट किया गया है इसी पर हम बात करेंगे। शामी साहब, न सिर्फ ये कि उन्होंने ये कहा कि ये बिल दो कौमी नजरिए और आइन से मुतसादिम है, बल्कि उन्होंने सवाल भी उठाया है कि अगर इस तरह जो है वो असम्बलियां कायम करेंगी यानी काम करेंगी, आइन की खिलाफ वर्जी करेंगी, तो क्या उन्हें बाकी रहना चाहिए। अगर हम उनकी गुफ्तगू सुन लें शिरानी साहब की, फिर इस पर बात करते हैं। जो बिल पंजाब असम्बली ने पास किया है उसकी कापी हमने वसूल की है, लेकिन अभी तक अंग्रेजी में है और जब उसका तर्जमा कर लेंगे तो उसके मुंदरजात को भी हम उस पर गौर करेंगे। जो अबूरी तौर पे जो कानून आज हमारे ज़ेर गौर आया है उसके कुल 33 दफ़ात हैं। उन 33 दफ़ात पे कौंसिल ने हमें हर दफ़े पे अलग अलग गौर किया है। बाज़ दफ़ात में कानून का तकरार है, बाज़ दफ़ात में कानून के साथ तज़ाद है, बाज़ दफ़ात आईन के आर्टिकल 200, 142, 43 से मुतसादम हैं, तो बाज़ ऐसे दफ़ात हैं जो शरई अहकाम से मुतसादम है। जनाब साहब ने 1942 में एक तकरीर फरमाई थी और उसमें उन्होंने फरमाया था कि मुझसे लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान का आइन क्या होगा। मैं कहता हूं कि मैं कौन हूं कि पाकिस्तान को आइन दूं। पाकिस्तान का आइन 1400 साल पहले कुरान करीम की सूरत में मौजूद है। वो कुरान और सुन्नत के तालीमात से हट के कानून साजी करते हैं, वो तो जनाब साहब की इस तकरीर को झुटलाते हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 18 को भी मुस्तरद करें, जनाब साहब के 1942 के तकरीर को भी मुस्तरद करें और फिर दो कौमी नजरिए को भी मुस्तरद करें। फिर आइन के तीनों आइन के 56 के आइन का हिस्सा नंबर 12, 62 के आइन का हिस्सा नंबर 10, 73 के आइन का हिस्सा नंबर 9 और 73 के आइन का आर्टिकल 1 और आर्टिकल 7 को मिला के उसको भी मुस्तरद करे। और फिर 1985 में जो करारदाद मकासद पहले देबाचा के तौर पे था वो आर्टिकल 2 अलिफ के ताबे कानून का आइन का हिस्सा बनाए। तो इस तरह अगर कोई पार्लियामेंट या कोई भी हुकूमत कानून को आइन को वायलेट करता है तो उस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये नहीं है कि उसकी तारीफें की जाएं। जी शामी साहब, देखिए मौलाना मोहम्मद खान शेरानी जो है एक पढ़े लिखे शख्स है और उनकी नज़र जो है तारीख पर भी है, बैनुल अक़वामी कानून पर भी है, पाकिस्तान के दस्तूर पर भी। इस लिहाज से तो उनका बड़ा एहतराम है। और आप ये ना समझे जो उलमा कराम हैं, ये जो मुफ्तियान असाम है जो मदरसों में बैठते हैं, आप ये ना समझें कि वो जो अदालतों में पेश होने वाले वकील हैं उनसे कोई कम इल्म रखते हैं। अच्छा। बल्कि उनकी फ़काहत बड़े बड़े जो वकला हैं उनके कान कुतरती है बाज़ औक़ात। और मुफ्ती और वकील में बुनियादी तौर पर कोई फर्क नहीं है। मुफ्ती जो है वो भी कानून के मुताबिक अपनी राय देता है, लेकिन वो फ़िक़ह हनफी के मुताबिक देता है या फ़िक़ह शाफ़ी के मुताबिक देता है, और ये फ़िक़ह विक्टोरिया के मुताबिक देते हैं, यानी जो हमारे वकला है, यानी अंग्रेजी कानून जो है। तो बहरहाल मोहम्मद खान शेरानी साहब की इस बात से तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि ये कानून जो है इसका जायजा लेना चाहिए इस्लामी नुक्ता नज़र से। और लेकिन ये बात कि अभी अंग्रेजी मुसव्वदा उनके पास नहीं आया है और तमाम अरकान जो हैं वो अंग्रेजी से अंग्रेजी का आया है लेकिन उर्दू तर्जुमा मंगवाया है उन्होंने। और तमाम अरकान जो हैं वो अंग्रेजी जानते नहीं हैं। अब अंग्रेजी का मुसव्वदा आया है, उर्दू का अभी मंगवाया है, तो फिर उन्होंने इतनी तफसील से अपनी राय देने की जरूरत क्यों समझी? इससे उनकी सकाहत मुतासर हुई है। देखिए ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि आप किसी अदालत में मुकदमा लेके जाएं और अदालत पढ़े बगैर आपकी पिटीशन फैसला सादर कर दे, तो मौलाना को बल्कि मौलाना को जरा एहतियात करनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि हम गौर के बाद अपनी राय कायम करेंगे। एक बात। ठीक। दूसरी बात उन्होंने ये कही, देखिए ये इंटरप्रिटेशन का मसला है ना,
ये कोई फिक़ही अमूर है ना कि भी एक औरतों के हकूक क्या होने चाहिए, मर्दों के हकूक क्या होने चाहिए। ये मुख्तलिफ फ़ुक़हा है, उनकी मुख्तलिफ राय हो सकती है, मुख्तलिफ वक़ला की मुख्तलिफ राय हो सकती है। किसी एक की राय को आप हतमी तौर पर ये नहीं कह सकते कि ये इस्लाम की राय है, ये आपकी इंटरप्रिटेशन है। तो ये इंटरप्रिटेशन का मामला है। आप उसमें कहते हैं कि ये दो कौमी, भाई दो कौमी नजरिया जो है वो मर्दों औरतों के हवाले से नहीं बना कि औरतें अलग कौम है और ये मर्द अलग कौम है इसलिए दो कौमी नजरिया बन जाए। तो दो कौमी नजरिया तो ये है मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमें हैं। तो अब ये इसका कोई ताल्लुक इस कानून से नहीं है। फिर उन्होंने जो भी हवाले दिए हैं करारदाद मकासद के, कायदे आज़म की तकारीर के, वो यही बात है ना कि अगर इस बिल में मौलाना को यह हक हासिल है कि वो अपनी राय दे। इस्लामी नजरियाती कौंसिल जो है कानून के तहत, दस्तूर के तहत एक बना हुआ अदारा है, उसका काम है कवानीन पर अपनी कोई राय देना और फिर असेंबली में भेज देना। अब असेंबली की राय जो है वो होगी कि उसको वो दरखोर इतना समझती है या नहीं समझती। इस्लामी नजरियाती कौंसिल जो है उसकी हैसियत रिकमेंडेटरी है, उसकी सिफारिशात की। पंजाब असेंबली को अगर सिफारिशात जाती हैं, उसकी मर्जी है पंजाब असेंबली अगर उससे मुत्तफिक हो या ना हो। जो दस्तूर ने एक दूसरा अदारा बनाया है वो है वफाकी शरई अदालत। वहां आप किसी भी कानून को चैलेंज कर सकते हैं कि यह इस्लाम के खिलाफ है। और वफाकी शरई अदालत को यह हक हासिल है कि किसी दस्तूर की, किसी कानून की किसी दफा को और या किसी हिस्से को खिलाफ इस्लाम करार दे दे तो फिर उसको साकत करना पड़ेगा यानी किताब कानून से और उसको रिप्लेस करना होगा फिर असेंबली को। तो उसकी हैसियत और है, इनकी हैसियत और है। बहरहाल इनको चाहिए क्लॉज वाइज शिकवार अपनी राय दे ताकि पता चल सके कि कौन सी शिक किस हद तक कहां ये इस्लाम के बुनियादी असूलों के खिलाफ है, इससे रहनुमाई होगी। लेकिन शामी साहब इस एक्सरसाइज का फायदा क्या अगर वो मैंडेटरी नहीं है, अगर पंजाब असेंबली इन सिफारिशात को मुस्तरद कर दे और कहे कि जो कानून है वो ऐसे ही चलेगा? वो तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन उससे ये होगा राय आमा की तश्कील में तो मदद मिलेगी ना। अगर इस्लामी नजरियाती कौंसिल की एक राय आती है तो फिर उनके जो हामी हैं या उस बिल के जो मुखालिफ हैं उनकी राय में जरा वजन पैदा हो जाएगा और वो शोर शराबा और हंगामा कर सकेंगे असेंबली से बाहर भी। यानी ये एक उनकी राय जो है उसमें एक वजन पैदा हो जाएगा, एक वक़्त में इजाफा हो जाएगा, ये होगा। और पॉलिटिकल प्रोसेस जो होता है ना, डेमोक्रेटिक प्रोसेस उसमें यही होता है कि आप बेशुमार देखिए मुजाहरे करते हैं, जुलूस निकालते हैं, एहतजाज करते हैं। जरूरी तो नहीं हर एहतजाज जो फौरी तौर पर मान लिया जाए, लेकिन अपना पॉइंट अब रजिस्टर कराते चले जाते हैं। तो ये भी एक मामला है ना जो हमें मद्देनजर रखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं शामी साहब, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू करेंगे। नैब जो है वो बरतानिया में भी सरगर्म है और वाजिद शमसुल हसन जो कि साबिक हाई कमिश्नर हैं उनको दोबारा से तलब किया है और कुछ खुर्द बुर्द का इल्जाम है। इस पर ब्रेक के बाद बात करें। वेलकम बैक। शामी साहब, इससे पहले कि आगे बढ़ें अगले हम टॉपिक पे जाएं, मौलाना शिरानी ने ही जो आज गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने मुमताज़ कादरी साहब से मुतल्लिक भी जो है वो बातचीत की है, इज़हार ख्याल किया है और हमारे नाज़रीन ने भी जो है वो हमें कहा था कि इस तरह की अगर गुफ्तगू है तो वो जरूर दिखाइए। तो वो किए, पहले सुन देख लेते हैं लोगों के। जी हाँ बिल्कुल सुनाते जी। कादरी साहब का एक जज्बा है जो काबिल कदर है और जनाजा उसकी कदरदानी है। एक उसका रवैया है कि कानून अपने हाथ में ले, ये किसी भी मुहज़्ज़म माशरे में काबिल कबूल अमल नहीं। तो ये शामी साहब वही बात है जो आपने भी जो है वो की। देखिए ये बहुत ही यानी अच्छे अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू कर दी है और हमारे यहाँ जो बहस जारी, मैं सोशल मीडिया पे जानता हूँ दोनों तरफ के इंतहा पसंद, एक नाम नहाद लिबरल्स जो है और नाम नहाद जो फंडामेंटलिस्ट है वो लगे हुए हैं, सींगे फंसाए बैठे हैं। एक तो इस बात पे मुसर है कि उन्हें कादरी साहब को जन्नत के अंदर दरवाजे में जाने नहीं देना और वो उनके पीछे पड़ो। हालांकि अल्लाह के सुपुर्द हो गया उनका मामला और उन्होंने किया था उसकी सजा उन्होंने पा ली और अब अल्लाह के पास हाजिर हो गए। अब दूसरा वो है जो इस बात में लगा हुआ है कि जनाब वो तो बिल्कुल उनका इकदाम दुरुस्त था।
तो इसमें तवाजुन रखना चाहिए। जो दानिश्वर हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका काम सोसाइटी को तकसीम करना नहीं है, समाज को तकसीम करना नहीं है, उसमें अफाम तफीम पैदा करना है। जो उनका बिल्कुल शेरानी साहब ने बात 100% दुरुस्त कही है, उनका जज्बा काबिल कदर है, लेकिन इकदाम ऐसा है कि उसको कबूल नहीं किया जा सकता। अगर आप इनफरादी तौर पर लोगों को यह हक दे दें तो इससे मुआशरा तहबाला हो जाएगा, इसमें अफरा तफरी फैलेगी। और जो हमारे भैया जमात इस्लामी के दोस्तों पर मैं हैरान हूं, जो वो जिस तरह के प्रेस रिलीज भेज रहे हैं, उनको कोई देखना चाहिए चीजों पर, और अपनी माकूलियत जो है, जो गुमशुदा माकूलियत है, उसको आवाज देनी चाहिए। और देखिए कादरी साहब जो है, लोग उनके पास गए, उनका जनाजा पड़ा, उनकी दुआएं मगफरत की बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन इससे आगे की बात जो है मुआशरे के लिए काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं शमी साहब। और जो हमने जिक्र किया कि वाजिद शमसुल हसन जो कि साबिक हाई कमिश्नर थे बरतानिया में, उन पर खुर्द-बुर्द का इल्जाम लगा है, तो हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं लंदन के अजहर जावेद, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और मुझे उम्मीद है कि वाजिद शमसुल हसन भी हमारे साथ जो है ना वो शायद टेलीफोन लाइन पे हो। जी हाँ, तो अजहर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, जरा बताइएगा कि आज उनको समन जारी हुआ है, कब बुलाया गया? और वाजिद साहब अगर हमें ज्वाइन कर चुके हैं तो आपको भी खुशामदीद कहते हैं वाजिद साहब। जी हाँ जी, आप फरमाइए। जी अजहर, आप बताइएगा, वाजिद साहब भी हमें ज्वाइन करें, जरा आप मुख्तसरन बता दीजिए अजहर। जी सलमान साहब, वाजिद शमसुल हसन साहब बरतानिया में 2 दफा यहाँ पर हाई कमिश्नर हुए। इस पर पहले भी इल्जाम लगते रहे। मौजूदा इल्जाम ये है सर कि उन्होंने कौमी खजाने से जो यहाँ पर ऑफिशियल अकाउंट था, वहां से उन्होंने रकमें खर्च की हैं, जिसमें सबसे बड़ा है कि टेलीफोन की मद में उन्होंने 32 लाख पाउंड जो है वो खर्च किए हैं। इसके अलावा 2 लाख पाउंड के मुतफर्रिक अखराजात का हिसाब किताब मांगा गया है। इसके अलावा उनसे कहा गया कि हाई कमीशन के जो बैंक अकाउंट से 1 लाख पाउंड निकाले गए। इसके अलावा 27 लाख अमरीकी डॉलर की जो दावतों पर खर्च। हेलो जी ठीक है अजहर, आपकी आवाज कट रही है, बहरहाल शुक्रिया आपका। अब वाजिद शमसुल हसन साहब हमारे साथ है। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम वाजिद साहब। ये क्या जनाब इल्जामात पढ़ रहे थे आपके बारे में? माशाल्लाह हनीफों ने रिपोर्ट लिखवाई है जाके थाने में। पता नहीं आप जो कहाँ से खबरें लाते हैं चंडू खाने की, और मेरे तो अभी तक कोई खतो किताबत नहीं हुई, ना मुझे उन्होंने कोई चीज भेजी है, ना समन आया, ना मुझसे अच्छा मालूमात की है, ना मुझे कोई उन्होंने एविडेंस प्रोवाइड किया है, ना डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, ना कोई सवाल जवाब किया है। ये सब मीडिया के थ्रू मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन जो हर दूसरे तीसरे चौथे साल होती रहती, 6 साल तक मैं, ये जिक्र हो रहा है 1994-96 का। ठीक। उसके बाद 2008 से लेकर 2014 तक मैं हाई कमिश्नर रहा, फॉरेन ऑफिस भी जाता रहा, दूसरी नैब वगैरह भी जाता रहा, दूसरे लोगों से मिलता रहा, सब कुछ होता रहा। किसी ने आज तक कोई इतराज नहीं किया, कोई सवाल नहीं पूछा, ना कोई लिखत पढ़त हुई। ये सब चीजें जो है मेरी समझ नहीं आता। पाकिस्तान की खिदमत करने का यही सिला मिलता है लोगों को, या तो फांसी पे लटका दिए जाते हैं बम बनाने के बाद, या कुछ कर दिया जाता है जैसे हमारे साथ सलूक हो रहा है। अब ये कोई जिक्र नहीं करता कि वाजिद शमसुल हसन ने 1996 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद, ये उस पर कहने इसरार करने पर, उनके ऑर्डर्स पर एक 3-4 बिल्डिंगें खरीदी लंदन में, जिसमें आजकल पाकिस्तान हाई कमीशन हमेशा से मुकीम है, दफ्तर है उसका। 6 मिलियन में खरीदी, 200 मिलियन की हो गई, उसका कोई जिक्र नहीं करता। कभी कहते हैं 25 लाख कहा गया, कभी कहते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस कहा गया, कभी कहते हैं चार्टर्ड जहाजों का अंबार लगा दिया। सारी चीजें जो हैं ये ऐसी अलिफ लैला की कहानियां लगती हैं मुझे। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक सवाल मैं यहाँ करूँ, आपने जिक्र किया हाई कमीशन का, आपसे अगर ये पूछना चाहूँ कि ठीक है कि उसकी कीमत 200 मिलियन हो गई, लेकिन भाई साहब क्या ये भी इत्तलात थी कि इस इमारत को बेचने के लिए भी जो है वो खबरें आ रही थी कि इसको बेच दिया जाए, हालांकि इसकी अगर इसको रखा जाए तो इसकी मार्केट वैल्यू तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। लॉन्डेस स्क्वायर इसको कहते हैं। आपसे कि ये मैंने 1996 में 6 मिलियन में खरीदी थी। ठीक। ये तीन बिल्डिंगे हैं, 2 म्यूज हाउस हैं, एक लॉन है बहुत बड़ा सा जहाँ पर मार्केट लगी थी है, और अब एक हॉल बनाने का इरादा है। ये बिल्डिंगें बेचने की कोशिश की जा रही थी। ठीक।
वो तो थोड़ा बहुत मेरे शोर मचाने पर और दूसरे अखबार वालों के कुछ कहने पर या आप लोगों ने कुछ कहा होगा, या जो जैसे एक हमारे बहुत बड़े आला यहाँ पर पाकिस्तानी हैं जिन्होंने बेचारों ने अपनी मेहनत कर ईमानदारी से पैसा कमाया, सर अनवर परवेज, वो कमेटी के मेंबर बनाए गए थे। और एक अपने सुल्तान अली अल्लाना है हबीब बैंक के, उनको चेयरमैन बनाया गया था। इन्होंने कहा कि जनाब ये तो गोल्ड माइन है, ये आप क्यों बेचना चाहते हैं? ठीक, उन्होंने मना किया। फिर आपके मेरे ख्याल जुबैर साहब हैं, कोई मिनिस्टर ऑफ प्राइवेटाइजेशन, उन्होंने भी अपोज किया। ये सब लोगों ने अपोज किया। और मैंने भी नवाज शरीफ साहब की तवज्जो, मैंने कहा आपने जिक्र किया था कि ये किराए किए, मैंने तो आपको याद दिलाया था कि नहीं ये मैंने खरीदी थी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की इंस्ट्रक्शंस पर 6 मिलियन खरीदी थी। तो उनके बेटे जो है हसन नवाज, उन्होंने कहा कि डैडी ये अब 200 मिलियन की हो गई है, 180-200 मिलियन की। ठीक ठीक है वाजिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका हमारे साथ आप मौजूद रहे। उनका मौक़िफ़ भी सामने आ गया। उनका मौक़िफ़ तो यह है कि उनको ना कोई समन मिला है, ना कोई इल्ज़ामात की फहरिस्त मिली है, ये सिर्फ मीडिया की खबरें हैं। वैसे हमें ये देखिए असल बात क्या है, वाजिद शमसुल हसन साहब जो है एक बड़े बाप के बेटे हैं, नवाब शमसुल हसन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल रहे। और जो ये जो जखीरा जितना तहरीक पाकिस्तान की है, जो कागजात हैं कायदे आजम के, मुस्लिम लीग के, लियाकत अली खां के, वो जखीरा सारा इन्होंने महफूज किया और इन्हीं की यानी इन्हीं के नाम से वो जमा हुआ। और दूसरी बात फिर ये एक पीपल्स पार्टी के बुरे दिनों में उसका साथ दिया और बड़ी जिद्दोजहद की, फिर और एक हाई कमिश्नर रहे। अब ये जो इनका कहना यह है कि इनको तो कोई खबर है नहीं, ना किसी ने कोई समन भेजा है, तो फिर ये खबरें कौन उड़ा रहा है और कैसे आ रही हैं, ये भी तो हमें गौर करना चाहिए। ये आइंदा आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन ये जो बात है शामी साहब, ये अच्छी आपको लगता है बात है कि जो बिल्डिंग इस वक्त है हाई कमीशन की, क्योंकि वो बहुत पॉश इलाके में नहीं, जाहिर मुझे देखी हुई है और उसको बेचने का कोई सवाल नहीं, बड़ी कीमती बिल्डिंग है। लेकिन बार एक ये तो कतई नजर से दूसरी बात यह है कि नैब को भी एहतियात करनी चाहिए कि जब तक कोई ठोस चीजें ना आए, इस तरह की खबरें ना लीक की जाएं, और मीडिया को भी एहतियात करनी चाहिए कि दूसरे जिसको टारगेट किया जा रहा है उसका वर्जन ले, उसका नुक्ता नजर मालूम करे और फिर जो है बात छान फटक कर की जाए। ये मुनासिब बात है। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि जिस तरह से शामी साहब ने कहा कि एहतियात की जाए और छान फटक कर बात की जाए। देखना यह है कि कहा यह जा रहा है आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो कुछ बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं, ब्रेक के बाद बात करें। वेलकम बैक। शामी साहब, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इन दिनों अमेरिका में हैं और हमें इस वक्त वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं हमारे न्यूयॉर्क के नुमाइंदे मोहब्बत सिद्दीकी। उनसे जानते हैं कि क्या जो है वो कहा जा रहा है कि एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी। कल के बारे में कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जी अस्सलाम वालेकुम मोहब्बत सिद्दीकी साहब। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत से? ये बताइए कि जरदारी साहब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या कुछ दिनों के बाद करेंगे? नहीं, हमारी जो इत्तला के मुताबिक वो कल करेंगे। और शामी साहब ये 2 महीने से आए हुए थे और हम ही ने सबसे पहले दुनिया न्यूज ने ये खबर और उनकी रिहाइश का बताया था कि वो 4 सीजन होटल में ठहरे हुए और महसूस किया होता था कि वो जब बिलावल यहाँ आए और वो चले गए तो ऐसा तासुर मिला कि शायद वो चले गए। लेकिन मैं और सीनियर सहाफी मसूद हैदर और मोहसिन ज़हीर आप उनके ताक़ुब में रहे मरतबा। जी आपने उनका सुराग लगा लिया? जी, सुराग लगा लिया और फिर उसके बाद जो है वो उनकी मदद के लिए रहमान मलिक साहब पहुंच गए। फिर रहमान मलिक साहब से जब गुफ्तगू हुई है सहाफियों की तो उन्होंने ये वायदा किया कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल होगी, इसलिए कि जो अब तक उनके नाम से जो बयान जारी हो रहे थे वो बहरहाल वो यहाँ थे और वो शायद दुबई से बयान जारी हो रहे थे, तो कल सारी हकीकत का पता चलेगा। लेकिन रहमान मलिक साहब ने जो गुफ्तगू में बताया वो ये है कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब बीमार हैं और वो अपना मुआयना करवा रहे हैं और उसमें टाइम लगेगा। उससे कबल जो है मैंने जब उनके जो जाती मौलिज थे यहाँ डॉक्टर जावेद सलमान से बात की थी तो उन्होंने कहा कि इस मरतबा उन्होंने मुझसे इलाज नहीं करवा रहे। बहरहाल उन्होंने कहा कि हाँ मुझे मालूम है बीमारी है और जो डॉक्टर कॉन्फिडेंशियलिटी के हिसाब के हवाले से उन्होंने मुझे नहीं बताया क्या बीमारी है। लेकिन एक बात ये भी कही जा रही है कि कभी वो घोड़े से गिरे थे तो उसका भी अभी तक जख्म उनको मौजूद है। तो कल वादे सूरत हाल सामने आएगी। तो घोड़े की सवारी जो है वो दोबारा नहीं करेंगे आपके ख्याल में? दोबारा नहीं करेंगे। वैसे वो तो क्या पता नहीं पाकिस्तान है या कौन
तो अब वो क्या कहा है गालिब ने ना, गालिब हमें ना छेड़ कि फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। कोई ऐसी सूरत तो नहीं होगी? वो बड़ी खामोशी से वो यहाँ, बल्कि ये हुआ ये कि इनके जो कारकुनान थे वो बड़े बेचैन थे, तो 1.5 महीने बाद यानी तकरीबन 15 दिन पहले जो है उन्होंने कारकुनान से पीपल्स पार्टी के सदर शफकत तनवीर के घर मुलाकात की। वहां 70 के करीब कारकुनान पहुंचे थे और वहां उन्होंने अपनी जो तकरीर में नवाज शरीफ के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगाए, लेकिन ये है कि उन्होंने ईद से ईद बजाने के हवाले से वहां कोई ऐसी बात नहीं की थी इदारों। मतलब आपके ख्याल में दाड़ेंगे नहीं कल? होशियार जो उन्होंने आखिरी मर्तबा जो दाड़ेंगे नहीं, कल मेरे ख्याल में वो धाड़ेंगे नहीं। चलिए, अच्छा, और भी कोई अब आप शख्सियात आ रही हैं कि अभी तो आपके जो अमेरिका से मुतल्लिक तो बड़ी खबरें हमारे पास आज है। एक तो सरताज अजीज साहब भी यहाँ है अभी तक मेरा ख्याल है, और उनकी रवाना हो गए, रवाना हो गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने उसमें बड़ा दो टोक बातें कही हैं इंडिया और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से भी, और फिर अमेरिका के साथ जो बातचीत हुई। तो क्या देखा आपने, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी रही? देखिए, इनका जो बॉडी लैंग्वेज था बहरहाल निस्बतन पहले जो था उससे बेहतर था, और इन्होंने जो आपने बात की कि इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक जुमला कहा, और हम भी ये महसूस करते हैं कि उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान को इंडिया और अफगानिस्तान के ऐनक से न देखे, पाकिस्तान की अपनी अहमियत है। और क्योंकि अगर आप ये देखें शामी साहब, जब भी कोई बात होती है तो पाकिस्तान को कोई मतलब एक बहुत अच्छा खाना अगर तैयार करके दिया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं नमक तेज कर दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं कुछ, या मक्खी डाल दी जाती है। जी हाँ, मिर्ची डाल दी जाती है, नहीं मक्खी, और उसमें दहशतगर्दी के हवाले से बात हो जाती है। ठीक। तो और एटमी हवाले के उन्होंने से देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम एटमी हथियार कम नहीं करेंगे। उनका ये कहना था कि हमारा जो हरीफ है इंडिया, वो भी इतनी तेजी से हथियार जो है वो जमा कर रहा है एटमी, तो उसको पहले रोकें। लेकिन यहाँ आपको मालूम है कि जो अगर जमीनी हकायत ये हैं कि इसराइल के बाद इंडिया जो है वो अमेरिका का महबूब तरीन मुल्क है, और इंडिया की यहाँ हर शोबे में बहुत ज्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस है, सहाफत से लेके, साइंस से लेके, टेक्नोलॉजी से लेके व्हाइट हाउस तक के अंदर। जो इंडिया के लोग हैं, कुछ उनको भी तो क्रेडिट देंगे ना, जो जोक दर जोक आते चले जा रहे हैं, और कुछ अपनी कम हिम्मती की भी तो दाद देनी चाहिए ना मैं अपने आप को। देखिए, मेरा जो तजुर्बा है शामी साहब, हमारे सहाफियों से लेके और हमारे यहाँ इदारों तक, सबके सब शायद अपने पर्सनल गेम्स में लगे होते हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत कम बात होती है, लेकिन इंडिया का हमने ये देखा है कि इंडिया का हर फर्द जो है इंडिया की मशीनरी बना हुआ है। और ये भी देखें ना, अपने आप को अमेरिकन कहता हो जी, नहीं, मगर पाकिस्तान, अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी जो हैं वो, उनमें से बहुत से तो पाकिस्तानी सियासत में उलझे रहते हैं, जबकि इंडिया जो है, इंडिया की कोई सियासत यहां नहीं होती, वहां किसी पार्टी के विंग्स नहीं है अमेरिका के अंदर, तो ये भी एक फैक्टर है। लेकिन बहरहाल आप एक बात बताएं, ये बताइए कि अब जो अमेरिका में सदारती इंतखाब होने जा रहे हैं, उसमें तो कल का दिन जो था बड़ा दिलचस्प था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी आगे बढ़े अपने हरीफ से और हिलरी क्लिंटन भी बढ़ी। तो क्या महसूस कर रहे हैं आप, दोनों के दरमियान ही जोड़ पड़ेगा क्या? जी, दोनों के दरमियान पड़ेगा, लेकिन शामी साहब, बात जो डोनाल्ड ट्रंप की अगर आप बात करें, तो जिस आदमी को कल तक मजाक समझा जा रहा था वो आज एक खतरनाक हकीकत बन चुके हैं। और उसमें भी शायद आम लोगों के लिए ये बात आपको अंदाजा ना हो कि आम लोगों को पाकिस्तान में, कि जिस तरह हर मजहबी तंजीम में या राइट विंग में भी एक्सट्रीमिस्ट होते हैं और मिडिल होते हैं, तो कल की जो जीत है ये पहली, मजहबी तंजीम तो ना कहे, सियासी तंजीम कहे, हर सियासी तंजीम में ऐसा होता है कि भाई रेडिकल्स भी होते हैं, कोई राइट विंग भी होते हैं, दरमियान के लोग भी होते हैं। तो लेकिन कल मैं बताता चलूं शामी साहब, आपके लिए दिलचस्पी की बात होगी कि कल हिस्ट्री में पहली मर्तबा हुआ है रिपब्लिकन में कि जो मॉडरेट रिपब्लिकन इलाके समझे जाते हैं और जो इंतहाई कंजर्वेटिव इलाके समझे जाते हैं, उन दोनों में डोनाल्ड ट्रंप ने फतह हासिल की है। यानी ये कामयाबी रोनाल्ड रेगन, जो मकबूल तरीन, जो इनके मकबूल तरीन प्रेसिडेंट समझे जाते हैं कंजर्वेटिव हवाले से, उनको भी नहीं हुई थी। तो एक खतरनाक ट्रेंड है, और इसमें आप ये समझें कि डोनाल्ड ट्रंप जो ने ऐसी बातें की कि शायद कोई और करता तो उसकी सियासत से ही छुट्टी हो जाती। यानी उन्होंने, बल्कि मुझे ये लगा कि शायद पाकिस्तान का कोई रहनुमा है, उन्होंने ये तक कहा खड़े होके कि मैं अगर अब किसी को गोली भी मार दूं तो मेरा वोटर जो है वो मेरा वोटर रहेगा। तो
तो इस तरह एक खतरनाक ट्रेंड है और उनका पूरा जो फोकस है वो 0.007% मुसलमानों के हवाले से ज्यादा रहा है कि जिसमें मुसलमानों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो एक खतरनाक ट्रेंड है। लेकिन मैं ये बता दूं कि जो जितने पंडित हैं अभी क्योंकि सुपर ट्यूसडे की फतह को ये कहा जाता है कि वो फातेह रहेगा, पॉसिबिलिटी है कि बाद में कुछ मामला ठीक हों, क्योंकि रिपब्लिकन भी इसके असरात समझते हैं, क्योंकि रिपब्लिकन लीडर कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वो जबान बोलते हैं जो बच्चे घर में नहीं दोहरा सकते। तो एक संजीदा रिपब्लिकन सोचेंगे आने वाली रियासतों में, लेकिन इम्कान यही है। टेड क्रूज ने दूसरे रिपब्लिकन से कहा है कि आप बैठ जाएं, मुझे डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला करने दें। जी ठीक है। अच्छा, मैं आपसे इजाजत लेंगे, इससे पहले मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो बात रह गई थी सरताज अजीज साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कोई इंदिया दिया कि मुलाकात हो सकती है इसी महीने, जो वहां पर जौहरी कॉन्फ्रेंस होने वाली है अमेरिका में, उसमें नवाज शरीफ और वजीर आज़म नवाज शरीफ और जो नरेंद्र मोदी हैं उनकी आपस में मुलाकात मुतवक्के है? नहीं, इस हवाले से कोई इंदिया नहीं दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि हम बेहतर बनाना चाहते हैं ताल्लुकात, और खासतौर पर लेकिन इन्होंने ये भी इंडिया के एक वजीर के जवाब में ये जरूर कहा है कि जब उन्होंने कहा कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो है पाकिस्तान के वो हिस्सा ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा हमारे तो नॉन स्टेट एक्टर्स हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन हमने अमेरिका को और अक़वाम मुत्तहिदा को सबूत दिए हैं जिसमें इनके स्टेट टेररिज्म पाकिस्तान में करवाई जा रही है। अच्छा, मैं ये भी बताता चलूं कि हमेशा ये कहा जाता है कि हमने अक़वाम मुत्तहिदा को और जॉन कैरी को ये दस्तावेज दिए हैं, लेकिन वहां से क्या जवाब आया है, ये इसका जवाब हमारे पास से नहीं आता है कभी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सिद्दीकी साहब। ट्रम्प कार्ड देखें ना, असल में उनके जो वजीर दिफा हैं इंडिया के, उन्होंने ये बात कही कि पाकिस्तानी रियासत इसमें शरीक है जिस दहशतगर्दी हो रही है, तो उसका तुर्की जवाब दिया है उन्होंने कि हमारे पास भी ऐसे सबूत मौजूद हैं जिसमें इंडियन स्टेट एक्टर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर ये जन उद्यम मचा रखा है। और फिर ये बात भी उन्होंने कही कि दहशतगर्दी से बड़ा दुश्मन जो है वो हम भारत है हमारे लिए। लेकिन अनासिर जो है वो गैर रियासती हैं, लेकिन रियासती अनासिर भी शामिल है, लेकिन मदद यानी उनकी मदद रियासत की मदद के साथ। और दूसरी बात यह है, देखिए जो जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, अगर एटमी उसके जो एटमी जखीरा है उसमें कमी हो सकती है, बशर्ते कि इंडिया भी इस पर तैयार हो, यानी कमी दो तरफा होगी, एक तरफा नहीं होगी। तो अमेरिका को यह बात भी सरताज अजीज साहब ने बता दी है। और देखिए पाकिस्तान का जो पूरा एटमी प्रोग्राम है वो एक रद्द अमल है। पाकिस्तान ने इस खित्ते में एटमी दौड़ शुरू नहीं की। अमेरिका जब इंडिया ने एटमी प्रोग्राम बनाया तो फिर पाकिस्तान को मजबूरन कदम रखना पड़ा इस दौड़ में, और पाकिस्तान ने भी अल्हम्दुलिल्लाह फिर एटम बम बना लिया। और अब मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी बहुत से लोग कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से कुछ आगे है, पीछे नहीं है। लेकिन शामिल साहब इस बात पर क्या कहेंगे कि पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी से जो बड़ा खतरा है वो भारत इस वक्त है? दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। यानी हमारा बहुत से लोगों का ये नुक्ते नजर है कि जो दहशतगर्दी हमारी है उसके पीछे इंडिया का उसका हाथ है, और इसलिए दहशतगर्दी को और इंडिया को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। शामी साहब, जिस तरह मुआविज भी कह रहे थे कि सुपर ट्यूसडे का जो रिजल्ट होता है वो 80% तक कहा जा सकता है कि अब यही उम्मीदवार होंगे जो कि आपस में आमने सामने होंगे, लेकिन जो फॉर्मर CIA के डायरेक्टर हैं माइकल हेडन, उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा शख्स अगर प्रेसिडेंट बन जाए तो हो सकता है कि जो मिलिट्री है वो उनके अहकामात को मना कर दे मानने से, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने प्लेजेस किए हैं कि दहशतगर्दों के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी मार दिया जाए, तो इस तरह के मामलात में वो मना कर सकते हैं उनको। ये जो CIA के साबिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने जो ये बात कही है इससे अमेरिका में बड़ा शोर वगैरह मचा है। लेकिन क्योंकि अमेरिका में तो आप तस्वुर नहीं कर सकते ना कि जो सदर जो है मुंतखब सदर, उसके किसी हुक्म अदूली की जा सकती है उसका। लेकिन उन्होंने कहा है कि जिस तरह की ऊट पटांग बातें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और जो ऊट पटांग अहकामात देने की तवक्को उनसे की जा सकती है, तो फौज पाबंद नहीं होगी कि उनकी बातें माने, गोया फौज भी कानूनी अहकामात मानेगी, माकूल अहकामात मानेगी। तो ये बात बड़ी दिलचस्प है, खासतौर पर हमारे जैसे मुल्कों के लिए जहां हम बार बार ये कहते हैं ना कि बस जो फौज को तो बेचुना चुरा हर बात मान लेनी चाहिए। और इससे आप ये भी देखिए कि अहकामात जो होते हैं फौज को जो दिए जाते हैं उन अहकामात के बारे में भी अच्छी तरह गौर कर लेना चाहिए कि ये दिए जाने के काबिल है कि नहीं है। वो हमारे जैसे मुआशरे
जहां अभी वो अदारे उतने मुस्तहकम नहीं हैं, उनके लिए भी एक खास पैगाम है इसके अंदर। अमेरिका में अगर ये सोच पैदा हो सकती है तो यहां तो आप सूरत देखें क्या हो सकती है। मिसाल के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि टॉर्चर जो है वो जायज है, वो उसके हक में, वो तो टेररिस्टों वाटर बोर्डिंग जो है एग्जैक्टली निकलवाने उसके के हक लिए में, जिसे खत्म किया गया ओबामा दौर के अंदर कि वो नहीं होना चाहिए। तो मतलब बेशुमार उनके बयानात हैं, किसी दिन इकट्ठे करके मेरे ख्याल अपने नाजरीन को सुनाने चाहिए। ठीक। अच्छा शामी साहब, बलूच सकाफत डे जो है वो आज मनाया जा रहा है, मनाया जा रहा है 2 मार्च को। इससे पहले 6 दिसंबर को सिंधी सकाफत डे भी मनाया गया था, लेकिन अभी पश्तूनों और पंजाबियों ने कैसा दिन नहीं मनाया। अच्छी बात है। देखिए, ये पाकिस्तान तो एक गुलदस्ता है ना, अब इसमें गुलदस्ते में तरह तरह के फूल होते फूल है। तो अब बलोच भाई अगर अपनी सकाफत का दिन मनाए तो हमें भी बड़ी खुशी की बात है। उनका खाने का अंदाज, उनका पीने का अंदाज, उनका लिबास, उनकी शादी ब्याह के तरीके, उनका एक दूसरे से मिलना जुलना, वो एक बहुत कुछ उनका अपने के इनफरादी रंग लिए हुए भी है। अगरचे के एक पाकिस्तान के पूरे होल में आप हमारी सकाफत जो है वो एक जैसी है तकरीबन, कि खाने में पीने में हलाल हराम हमारे यकसा है। हमारे शादी ब्याह की रसूम फिर निकाह के लिए जरूरी है, ये भी एक यकसा चीज है। अच्छा, ये बलोचिस्तान के हवाले से खुशाइन भी है आप कह सकते हैं। हाँ? क्योंकि अभी हमने पाकिस्तान सुपर लीग जब हुई और उसमें कोयटा की टीम फाइनल खेल रही थी, तो वहां पर भी जोशो जज्बा था, सारे नौजवान बच्चे बूढ़े इकट्ठे थे और वो बड़े शौक से फाइनल देखा है उन्होंने बैठ। अब यहाँ तो बहुत से लोग जो थे वो तो उनके साथ थे कि उनको जीतना चाहिए। बिल्कुल। तो बहरहाल ये अब सिंधी सकाफत डे भी मनाया जाता है। अभी जावेद मेहर साहब जो है कराची के प्रसिद्ध के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मैसेज किया कि भाई एक पाकिस्तान कल्चर डे भी मनाना चाहिए। चलिए वो भी मना ले, अगर जिसको तौफीक हो मनाता चला जाए। अच्छा शामी साहब, एक कॉलर है हमारे साथ, ताहिर साहब हैं और बरतानिया से हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। वालेकुम सलाम। हाँ जी, तो जी मैं इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। अभी आपने काजी वाजिद शमसुल हसन साहब से बात की है आप लोगों ने। हाँ जी। ठीक है, मैं थोड़ा सा उसका वो क्या कहते हैं विक्टिम हूँ इस चीज का। अच्छा जी। कि मैं पाकिस्तानी कॉन्सुलेट ब्रेडफोर्ड गया हूँ, ठीक है, अपना वीजा लगवाने के लिए। जब मैं वीजा लगवाया वहां से, ठीक है, तो वापस आ गया। मैंने कहा वीजा लग गया है, अभी मुझे क्या जरूरत है, ठीक है। दूसरे तीसरे दिन मेरी फ्लाइट थी, ठीक। तो PIA मैं नॉर्मली डिफरेंट एयरलाइन में जो है ना विजिट करता हूँ पाकिस्तान का, लेकिन मैंने कहा चलो इस दफा PIA में करता हूँ। ठीक। तो मैं जब गया तो वहां पर तो उन्होंने चेक किया, तो वो कहते हैं कि आपकी वीजे के ऊपर एक तो टिपिक्स है, दूसरा आपकी जो है 2000 जो होता है 13 और 14 013 मिसिंग है। ठीक। तो आपको हम नहीं छोड़ सकते। ठीक। मैंने उनसे कहा यार ये मेरी तो गलती नहीं है, ये तो पाकिस्तानी कौन से। वो कहते आप फ्लाई नहीं कर सके? नहीं, मगर ये क्लरिकल मिस्टेक भी हो सकती है ना। तो जाहिर है शमसुल हसन साहब वहां पर बैठे हुए हैं, मैंने कंप्लेन की वहां पर, उनको ईमेल्स किए। मेरी बात सुने ना, मैंने तो इसमें उन्होंने जवाब नहीं दिया। नहीं, मैंने कॉन्सुलेट को ईमेल्स किए, लेटर लिखे, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया कि आपके साथ हुआ क्या है। ठीक है। ठीक है। तो फिर मैंने जो है ना MPO को अपना जो ब्रिटिश ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर साहब आपका। उनकी शिकायत आ गई। देखिए होता तो शिकायतें तो हमारे अपने सफारतखानों में है ना, कि गलती हो जाए, कुछ मसाइल तो बहुत जवाब नहीं देते, बात नहीं सुनते। तो चलिए उन्होंने भी अपनी शिकायत बयान कर ली, अगरचे बाद मर्ग वावेला है, क्योंकि अब तो बड़ी पुरानी बात हो। इस पे तो नैब कुछ नहीं करेगी ना, लेकिन नहीं, नैब ने क्या करना है। नैब के बारे में तो आज मुशाहिदुल्लाह साहब बड़े गरज बरस रहे थे, खबर चल रही थी कि उनके यहाँ पता नहीं खाने पे इतने खर्च हो गए, अपना कारकुन जो है इनकी फलाह बहबूद पर इतने करोड़ रुपए खर्च हो गए, उस पर मुशाहिदुल्लाह साहब बड़े गरज रहे थे, नैब का एहतसाब करने की बातें कर रहे थे। हालांकि उनके पास तो नैब का एहतसाब करने का शायद इख्तियार हो या ना हो, नैब के पास उनका एहतसाब करने का इख्तियार मौजूद है। और ये जो मुलाजिमीन की फलाह बहबूद पर अगर 10-12 साल में कोई पैसा खर्च हुआ है तो पहले अच्छी तरह तहकीक कर लेनी चाहिए बोलने से पहले। तो मुशाहिदुल्लाह साहब, हम तो आपके अपने मुफाद में आपको मशवरा दे रहे हैं कि नैब से कोई इतना झगड़ा आपके लिए अच्छा नहीं है, मुफीद नहीं है।
ठीक है, अच्छा ये देखना है कि पाकिस्तानी टीम के लिए क्या मुफीद है, क्योंकि एशिया कप का बहुत अहम मैच है वो इस वक्त खेला जा रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। और ये मैच जो है आप इसको क्वार्टर फाइनल कह सकते हैं, क्योंकि ये मैच पाकिस्तान को जीतना लाजमी है अगर टूर्नामेंट में रहना है। और अगर फाइनल खेलना है भारत से 6 मार्च को, तो फिर उसको अगला मैच जो श्रीलंका के खिलाफ है वो भी खेलना होगा। गो के कुछ मुश्किलात इस मैच में भी हमने देखी। हाँ, जीतना होगा। तो वो कुछ मुश्किलात इस मैच में भी रही, लेकिन ये देखें आप शामी साहब कि उन्होंने पिच को थोड़ा सा चेंज किया है। तो 102 रन पे अब 6 विकेटें जो हैं वो गिर चुकी हैं। बांग्लादेश वालों ने जो वो तैयार की रही ना, तो इस पे तो उस पे तो इतराजात हो रहे हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल, कप्तान जो है वो रोंद मारा गया है उसमें। तो बहरहाल, लेकिन अब खेलना तो है। एंटरटेनमेंट के लिए जो कहते हैं ना कि T20 क्रिकेट है वो देखने को अभी तक इस टूर्नामेंट में नहीं मिली है। एक धांधली हो गई है इसके अंदर। चलो जी, धांधली हो गई है शामी साहब के मुताबिक। और नुक्ता नजर से फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए सलमान हसन को। अल्लाह हाफिज।